नमस्कार दोस्तों। ये एन सी की जो पाठ्य पुस्तक थी ना, कक्षा 11 की विश्व इतिहास के कुछ विषय, उसका अपना पाठ था आधुनिकरण के रास्ते। उसके जो पाठ के वो पुस्तक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं ना, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्वेश्चन आंसर वो वाले हैं ये। ठीक है ना, इनको अपन निकाल लेते हैं। इससे क्या है कि अपना जो पाठ पढ़ा है वो रिवीजन हो जाएगा उसका, और ये मेन मेन बात है जो फिर से आ जाएगी। ठीक है ना, तो जिससे कि मेन बात ये है कि रिवीजन हो जाएगा। और ये ऑथेंटिक ही बुक है। ये तो ऑथेंटिक बुक नहीं है, लेकिन ये तो एनसीईआरटी तो ऑथेंटिक ही बुक है ना भाई। अब पाठ से संबंधित वही तो हैं ये, जो जितना हो जहाँ से हो जितने भी क्वेश्चन हो, लेकिन वो हो एनसीईआरटी के पाठों के, तो वो पढ़ना है अपन को, जिससे कि अपना जो चैप्टर है उस पर और अच्छी पकड़ बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिकरण के रास्ते। पाठ्य पुस्तक के ये किताब के जो पीछे के क्वेश्चन आंसर दिए रखे होते हैं ना, वो है ये। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वे अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। मेजी 1867-68 में जापान में एक युगांतरी घटना। मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वे अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। ठीक है, अब उत्तर आ रहा है 1867-68 में जापान में एक युगांतकारी घटना मेजी पुनर्स्थापना के रूप में घटी। सदियों पूर्व जापान में दो अहम प्रशासनिक शक्तियाँ थीं, सम्राट तथा प्रधान सेनापति अथवा शोगुन है। सम्राट तथा प्रधान सेनापति अथवा शोगुन। हालांकि प्रशासन की समस्त शक्तियाँ शोगुन में केंद्रित थी। सम्राट मात्र राजनीतिक मुखौटा होता था, किंतु 1668 में एक आंदोलन द्वारा शोगुन का पद समाप्त कर दिया गया। कब? 1668 में। किसका पद समाप्त कर दिया गया? शोगुन। शोगुन क्या है? शोगुन है सम्राट के नीचे। सम्राट था तो प्रधान सेनापति अथवा शोगुन, प्रधान सेनापति बोल सकते हैं शोगुन को। उसके सारे अधिकार सम्राट के हाथों में दे दिए गए। नए सम्राट 14 वर्षीय मुसुहितो ने मेजो की उपाधि धारण की। मुसुहितो ने मेजी की उपाधि धारण की। मेजी पुनर्स्थापना से पूर्व जापान में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। फलतः आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जब इसमें मेन आ रही है, 16वीं शताब्दी तक जापान में किसान भी हथियार रखते थे। अब वो ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए, ये जो शोगुन है, ये वाली व्यवस्था जापान में थी या चीन में थी? जापान में थी भाई। 16वीं शताब्दी में जापान में किसान भी हथियार रखते थे। फलतः यदा कदा अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो जाता था। हालांकि इस शताब्दी के अंतिम वर्षों में किसानों से हथियार ले लिए गए। अब मात्र समुदायी वर्ग के लोग ही हथियार रख सकते थे। इससे किसान अपना संपूर्ण समय और ध्यान कृषि में लगाने लगे। ठीक है ना, समुदाय वर्ग के लोग ही। अगला है, इससे पूर्व दम्यों को अधिकांश समय शोगुन के निर्देशानुसार राजधानी एदो टोक्यो का प्राचीन नाम क्या है? एदो व्यतीत करना पड़ता था। फलतः अपने क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यों का संचालन सुचारू रूप से करने में असमर्थ हो जाते थे। 16वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उन्हें अपनी राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए। भूमि का सर्वेक्षण तथा उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य मालिकों तथा करदाताओं का निर्धारण करना था। इस परिवर्तन ने राजस्व के स्थायी निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भूमि का सर्वेक्षण तथा उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। भूमि का सर्वेक्षण तथा उत्पादकता के आधार पर इस कार्य का मुख्य उद्देश्य मालिकों तथा करदाताओं का निर्धारण करना था। इस परिवर्तन ने राजस्व के स्थायी निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेजी पुनर्स्थापना से पूर्व जापान में अनेक महत्वपूर्ण एवं विशाल शहरों का विकास हुआ। शहरों के विकास ने वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित किया। फलतः वित्त और ऋण की प्रणाली स्थापित हुई। गुणों को पद से अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा। गुणों को व्यापार का विकास हुआ और शहरों की जीवित संस्कृति विकसित होने लगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा मिला। इन सभी घटनाओं के सामूहिक प्रयास से जापान में तीव्र गति से आधुनिकीकरण का सपना साकार हुआ। क्वेश्चन क्या था? मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वे अहम घटनाएं क्या थी
जिन्होंने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। आगे चलते हैं। जापान के विकास के अगला क्वेश्चन आ रहा है, विज्ञान के साथ साथ वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह बदलाव आए, चर्चा कीजिए। उत्तर है, जापान का एक आधुनिक समाज में बदलाव रोज़ाना की ज़िंदगी में आए परिवर्तनों में भी देखा जा सकता है। परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। क्वेश्चन क्या है, जापान के विकास के साथ साथ वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह बदलाव आए। ठीक साहब, जापान का एक आधुनिक समाज में बदलाव रोज़ाना की ज़िंदगी में आए परिवर्तनों में देखा जा सकता है। परिवार की व्यवस्था में कई पीढ़ियाँ परिवार के मुखिया के कई पीढ़ियाँ, ठीक है ना, यानी कि संयुक्त परिवार था, मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध एवं संपन्न हुए, परिवारों के संदर्भ में नए विचार फैलने लगे। नया घर, जिसे जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए होम कहते हैं, होमू है, होमू जापानी भाषा में होमू इंग्लिश से निकला है। अपन होम बोलते हैं इंग्लिश में, ना अपन तो कई घर ही बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं होमू। का संबंध मूल परिवार से था, जहाँ पति पत्नी साथ रहकर कमाते हैं और घर बसाते हैं। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नए तरह के घरेलू उत्पादों, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन, नए प्रकार की मांग पैदा की। 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों द्वारा शुरू में 200 येन देने वाले लगातार 10 साल के 12 येन प्रति माह की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराए गए। 1920 के दशक में निर्माण कंपनी द्वारा शुरू में 200 येन देने के बाद 1920 के दशक में निर्माण कंपनी द्वारा शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के 12 येन प्रति माह की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराए गए। 10 साल के लिए 12 येन प्रति माह किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराए गए। यह एक ऐसे समय में जब एक बैंक कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की मासिक आय 40 येन प्रति मास थी। 1 मिनट दोबारा चले इसको ना। 1920 के दशक में निर्माण कंपनी द्वारा शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन प्रति माह की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराए गए। 12 येन प्रति माह। यह एक ऐसे समय में जब एक बैंक के कर्मचारी यानी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की मासिक आय 40 येन प्रति मास थी। ठीक है। जापान के विकास के साथ साथ नवीन घरेलू उत्पादों जैसे कि कुकर, टोस्टर आदि का प्रयोग होने लगा। आधुनिकता के प्रसार ने नवीन मध्यम वर्गीय परिवारों को परिभाषित किया। टार्मो के आने से आवागमन की गतिविधियां आसान हो गई। ये टार्मो वही है, बुलेट ट्रेन को ही बोलते हैं टार्मो। मनोरंजन के नए नए साधनों का आविष्कार हुआ। 1899 में फिल्मों का निर्माण होने लगा। 1899 सन 1925 में पहला रेडियो स्टेशन खोला गया। 1925 में पश्चिमी ताकतों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश ने कैसे किया। चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश ने कैसे किया, ठीक है, देखते हैं। पाश्चात्य ताकतों द्वारा पेश की गई चुनौतियों से दो चार होने के लिए छिंग राजवंश ने निम्नलिखित उपायों का सहारा लिया। चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने के लिए चीन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना नितांत आवश्यक था। अतः उसने आधुनिक प्रशासन, नई सेना और शिक्षा के लिए नई नीतियों का निर्माण किया। संवैधानिक सरकार की स्थापना हेतु स्थानीय विधायिकाओं के गठन की तरफ ध्यान आकृष्ट किया। प्रशासकों का विचार था कि एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार की पश्चिमी ताकतों द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों से भली प्रकार से निपट सकती है। संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार की पश्चिमी ताकतों द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों से, ठीक है ना, प्रशासकों का विचार था कि संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार की पश्चिमी ताकतों द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों से भली प्रकार से निपट सकती है। अगला है, जनसामान्य द्वारा राष्ट्रीय जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास किए गए। लियांग कीचाऊ जैसे सुप्रसिद्ध चीनी विचारकों का विचार था कि चीनियों में राष्ट्रता की भावना उत्पन्न करके ही चीन पश्चिम का सफलतापूर्वक विरोध कर सकता था। उनके मतानुसार अंग्रेजी व्यापारियों के हाथों भारतीयों की हार का मुख्य कारण
अंग्रेजी व्यापारियों के हाथों भारतीयों की हार का मुख्य कारण भारतीयों में एकता और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। ये बात तो कुछ सही बात बोली है भाई, ठीक है ना। भारतीयों में एकता और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। अतः चीनी विचारकों ने जनसामान्य को उपनिवेश बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरणों से परिचय कराने का अहम कार्य किया। 18वीं शताब्दी में पोलैंड का विभाजन एक दृष्टांत बन गया। सर्वविदित है कि 1890 के दशक में चीन में पोलैंड शब्द का प्रयोग एक क्रिया स्वरूप टू पोलैंड रूस बोलानुबू अर्थात हमें विभाजित करने किया जाने लगा। पोलैंड शब्द का प्रयोग टू पोलैंड रूस बोलानुबू, इसका मतलब होता है हमें विभाजित करने किया जाने लगा। जनसाधारण की परंपरागत सोच को बदलने की कोशिश की गई, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग का मानना था कि परंपरागत सोच को बदलकर ही चीन का विकास संभव है। परंपरागत उल्लेखनीय है कि उस समय चीन की प्रमुख विचारधारा कन्फ्यूशियसवाद से ओतप्रोत थी। 1890 के दशक में जिन विद्यार्थियों को जापान में अध्ययन हेतु भेजा गया, उन्होंने जापान के नए विचारों से प्रभावित होकर चीन में गणतंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है सरकारी पदों की नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया गया। योग्यता 1905 में रूस जापान युद्ध के बाद दीर्घकाल से प्रचलित चीनी परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। 1905 परंपरागत परीक्षा प्रणाली में साहित्य पर बल दिया जाता था, फलतः यह विज्ञान व प्रौद्योगिकी के लिए बाधिक थी। साहित्य पर परंपरागत परीक्षा प्रणाली किस पर बल देती थी? साहित्य पर, और फलतः विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए बाधक थी। सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए ठीक परंपरागत परीक्षा प्रणाली में किस पर बल दिया जाता था? साहित्य पर, फलतः यह विज्ञान व प्रौद्योगिकी के लिए बाधक थी। अगला है सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए। सेना को अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया गया। ठीक है भाई। सन्यास सेन के 3 सिद्धांत क्या थे? उत्तर है सन्यास सेन के नेतृत्व में 1911 में माचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। किसको? माचू साम्राज्य को। और चीनी गणतंत्र की स्थापना की गई। वे आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। कौन? सन यात सेन। वे एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने मिशन स्कूलों से शिक्षा प्राप्त की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र व साहित्य से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, परंतु वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। डॉक्टरी की पढ़ाई की। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सिन मिन चुई के नाम से प्रसिद्ध है। ये 3 सिद्धांत है। सन मिन चुई है, सन मिन चुई। अब वो देगा कि ये बताइए सन मिन चुई क्या है। ये सन्यास सेन के, देख इसमें भी 3 अक्षर है, सन मिन सुई है ना, और सन यात सेन, कोई दिक्कत नहीं है। सन यात सेन और सन मिन चुई। राष्ट्रवाद इसका अर्थ था माचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में माना जाता था, को सत्ता से हटाना, साथ साथ अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना। राष्ट्रवाद इसका अर्थ था माचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में माना जाता था। माचू वंश को सत्ता से हटाना। माचू वंश उनका वंश नहीं था, विदेशी राजवंश के रूप में मानते थे भाई ये माचू को। गणतांत्रिक सरकार की स्थापना, अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना तथा गणतंत्र की स्थापना करना। समाजवाद जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व में समानता लाए। सन्यास सेन के विचार कुओमुनितांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इन 4 बड़ी आवश्यकताओं को रेखांकित किया और संक्षेप में निम्नलिखित लिखे। कपड़ा, खाना, घर और परिवहन। क्या पड़ोसियों के साथ जापान के युद्ध और उसके पर्यावरण का विनाश तीव्र औद्योगिकरण की जापानी नीति के चलते हुआ? क्या पड़ोसियों के साथ जापान के युद्ध और उसके पर्यावरण का विनाश तीव्र औद्योगिकरण की जापानी नीति के चलते हुआ? इतिहासविदों का मानना है कि औद्योगिकरण की जापानी नीति ने ही जापान को पड़ोसियों के साथ युद्धों में उलझा दिया
और उसके पर्यावरण को समाप्त प्राय कर दिया। मेजी पुनर्स्थापना के तकरीबन 40 वर्षों के अंतराल में जापान ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की। वहाँ के तत्कालीन सम्राटों ने विदेशियों को जंगली समझकर उनकी विशेषताओं को नज़रअंदाज नहीं किया, अपितु उनसे स्वयं सीखने का प्रयत्न किया। क्या पड़ोसियों के साथ जापान के युद्ध और उसके पर्यावरण का विनाश तीव्र औद्योगिकरण की जापानी नीति के चलते हुआ? उत्तर, इतिहासविदों का मानना है कि औद्योगिकरण की जापानी नीति ने ही जापान को पड़ोसियों के साथ युद्धों से उलझा दिया और उसके पर्यावरण को समाप्त प्राय कर दिया। मेजी पुनर्स्थापना के तकरीबन 40 वर्षों के अंतराल में जापान एक मिनट ऊपर होके जा रही है। देखे क्वेश्चन 5 में क्या है, क्या पड़ोसियों के साथ जापान के युद्ध और उसके पर्यावरण का विनाश तीव्र औद्योगिकरण की जापानी नीति के चलते हुआ? अब देखते हैं। इतिहासविदों का मानना है कि औद्योगिकरण की जापानी नीति ने ही जापान को पड़ोसियों के साथ युद्धों में उलझा दिया और उसके पर्यावरण को समाप्त प्राय कर दिया। औद्योगिकरण की जापानी नीति ने ऐसा नहीं था, भूख ले बैठी, लोभ ले बैठा, लोभ साम्राज्य विस्तार का। मेजी पुनर्स्थापना के तकरीबन 40 वर्षों के अंतराल में जापान ने आर्थिक, राजनीति, सामाजिक सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की। मेजी पुनर्स्थापना के तकरीबन 40 वर्षों के अंतराल में वहाँ के तत्कालीन सम्राटों ने विदेशियों को जंगली समझकर उनकी विशेषताओं को नज़रअंदाज नहीं किया, अपितु उन्हें स्वयं सीखने का प्रयत्न किया। फुकोकू क्यों है अर्थात समृद्ध देश, मजबूत सेना के नारे के साथ सरकार ने अपनी नवीन नीति की घोषणा की। फुकोकू क्यों है, इस नई नीति का उद्देश्य था अपनी अर्थव्यवस्था एवं सेना को मजबूत बनाना। मेजी सुधारों के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण पर अधिक बल दिया गया। सरकार ने उद्योगों के विकास हेतु विदेशों से भी सहायता ली। सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु कपास की नई नई किस्मों को विकसित करने का प्रयास किया गया। संचार और यातायात के अत्याधुनिक संसाधनों ने आर्थिक क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक जापान की गिनती विश्व के सर्वोत्तम औद्योगिक देशों में होने लगी। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक औद्योगिक विकास की तीव्र गति ने जापान को पड़ोसियों के साथ युद्ध करने के लिए विवश कर दिया। जापान भी बाजार की खोज में 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक दौर में सम्मिलित हो गया। कब? 19वीं में। जापान के साम्राज्यवाद का एक अन्य प्रमुख कारण एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता को साबित करना था। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में फलतः उसे 1894 और 95 ईस्वी के चीन के साथ 1904 और 1905 रूस के साथ युद्ध करना पड़ा। 1894-95 तो चीन के साथ है ना, और 1904-05 में रूस के साथ युद्ध करना पड़ा। पहले चीन है, इसके बाद में रूस है। चीन पे आक्रमण करने के बाद तो फिर उसने मंचूरिया पे कब्जा कर लिया है ना, और रूस पे हमला करने के बाद उसने ताइवान। 1872 में जापान की जनसंख्या 3.5 करोड़ थी। औद्योगिकरण की वजह से 1920 आते आते जापान की जनसंख्या 5.5 करोड़ हो गई। फिर भी ज़्यादा नहीं है यार, 1872 से 1920 5.5। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जापान की अर्थव्यवस्था निरंतर विकास की ओर बढ़ने लगी। प्रथम विश्व युद्ध पश्चात वह सूती वस्त्र, रेयन और कच्चे रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। युद्धों के परवर्ती काल में इंजीनियरिंग एवं लोहा इस्पात उद्योग के क्षेत्र में जापान ने अद्वितीय विकास किया। तीव्र गति से औद्योगिक विकास का एक नकारात्मक पक्ष था पर्यावरण का दिन पर दिन दूषित होना। औद्योगिक विकास ने लकड़ी की मांग में वृद्धि की, जिससे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई। फलतः पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रथम संसद 1893 में निम्न सदन के सदस्य तनाको सोजे ने निम्न सदन के सदस्य तनाको सोजे ने औद्योगिक प्रदूषण के विरोध में पहला आंदोलन किया। किसने? तनाको सोजे ने।
उनका मानना था कि मानवीय हितों को नज़रअंदाज करके औद्योगिक विकास करना मानव जाति के प्रतिक्रियावादी कदम है। सही बात है भाई। तानाको सोजो ने। द्वितीय विश्व के पश्चात जापान में होने वाले तीव्र औद्योगिक विकास का जनसमाज के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। आरगाजी को जहर एवं भयंकर कष्टदायी बीमारी का कारण था। यह एक आरंभिक सूचक भी था। फलतः 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हवा इतनी दूषित हो गई कि अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई। 1960 के दशक में। अतः यह कहना उचित ही होगा कि तीव्र औद्योगिकरण की जापानी नीति ने जापान को सीमावर्ती देशों के साथ युद्धों में उलझा दिया, साथ साथ वहाँ के पर्यावरण को भी दूषित कर दिया। क्या आप मानते हैं कि माओ से तुंग और चीन के समन्वय दल ने चीन को मुक्ति दिलाने और उसकी मौजूदा कामयाबी की बुनियादी डालने में सफलता प्राप्त की? क्या आप मानते हैं कि माओ से तुंग और चीन के साम्यवादी दल ने चीन को मुक्ति दिलाने और उसकी मौजूदा कामयाबी की बुनियाद डालने में सफलता प्राप्त की? दोबारा देखते हैं। क्या आप मानते हैं कि माओ से तुंग और चीन के साम्यवादी दल ने चीन को मुक्ति दिलाने और इसकी मौजूदा कामयाबी की बुनियाद डालने में सफलता प्राप्त की? क्या पूछ रहा है? क्या आप मानते हैं कि माओ से तुंग और चीन के साम्यवादी दल ने चीन को मुक्ति दिलाने और इसकी मौजूदा कामयाबी की बुनियाद डालने में सफलता प्राप्त की? चलो आंसर देखते हैं। अधिकतर इतिहासकार इस विचार से सहमत है कि माओ से तुंग और चीन के साम्यवादी दल ने चीन को मुक्ति दिलाने और इसकी मौजूदा कामयाबी की बुनियाद डालने में सफल रहे। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ही चीन में साम्यवादियों के प्रभाव में बढ़ोतरी होने लगी। 1921 में साम्यवादी दल की स्थापना की गई, जो अपने प्रारंभिक चरण में एक शक्तिशाली दल के रूप में उभरने लगा। 1921 ईस्वी में। हालांकि एक समय चीन में दो सरकारों का अस्तित्व था। इनमें से एक कुओमिंतांग राष्ट्रवादी दल की सरकार थी। हालांकि एक समय में चीन में दो सरकारों का अस्तित्व था। हालांकि एक समय चीन में दो सरकारों का अस्तित्व था। इनमें से एक कुओमिंतांग राष्ट्रवादी दल की सरकार थी। इसके अध्यक्ष सन यात सेन, दूसरी सरकार का अध्यक्ष एवं सैनिक जनरल चांग काई शेक था। एक मिनट आराम से भैया है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात से चीन में साम्यवादियों के प्रभाव में बढ़ोतरी होने लगी थी। ठीक है। 1921 में साम्यवादी दल की स्थापना की गई, जो अपने प्रारंभिक चरण में ही एक शक्तिशाली दल के रूप में उभरने लगा। हालांकि एक समय चीन में दो सरकारों का अस्तित्व था। इनमें से एक कुओमिंतांग राष्ट्रवादी दल की सरकार थी। ठीक है ना। अपन से वो ज़्यादा गहराई से नहीं पूछेगा, वो सिर्फ यही पूछेगा कि भाई कुओमिंतांग क्या है, या फिर ये नेता का एक नाम क्या है, या फिर उसमें किस प्रकार की पार्टी थी, या फिर उस समय क्या घटना घटित हुई थी, वगैरह वगैरह, या फिर कथन पूछ लेगा। इसके अध्यक्ष सन यात सेन थे कि भाई ये पूछ लिया कि सन यात सेन कहाँ से संबंधित थे, किस पार्टी के अध्यक्ष थे, कुओमिंतांग। दूसरी सरकार का अध्यक्ष एक सैनिक जनरल चांग कोई शेक था। इसका मुख्यालय बीजिंग में था। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के पश्चात कुओमिंतांग का नेतृत्व चांग काई शेक की सरकार के विरोध में था। कुओमिंतांग का नेतृत्व, क्योंकि वह अमेरिका तथा ब्रिटेन के हाथों का कठपुतली मात्र था। कौन? चांग काई शेक की सरकार के विरोध में था। ठीक है ना। मुद्रास्फीति की वजह से जनसामान्य की मुसीबतें बढ़ गई। जनता दोहरी मार झेल रही थी। पहली मार कर के रूप में थी, जो जनता की कमर तोड़ रही थी। दूसरी मार खाद्य वस्तुओं की वजह से महंगाई थी। चीनी साम्यवादी पार्टी के मुख्य नेता माओ से तुंग की कोशिशों के फलस्वरूप यह पार्टी एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बन गई। माओ से तुंग घोर परिवर्तनवादी थे। उन्होंने एक ताकतवर किसान सोवियत का गठन किया और भूमि अधिग्रहण करके पुनः नए नियमों के अनुसार वितरण किया। किसान सोवियत का गठन किया है ना। साथ साथ उन्होंने स्वतंत्र सरकार एवं सैन्य संगठन पर बल दिया।
माओ से तुंग स्त्रियों की समस्या से पूरी तरह परिचित है, अतः उन्होंने ग्रामीण महिला संघों को प्रोत्साहन दिया। विवाह संबंधी नए कानूनों का निर्माण किया। माओ से तुंग उन्होंने विवाह संबंधी समझौतों पर क्रय विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, तलाक की प्रक्रिया को आसान बना दिया। वास्तविकता तो यह भी है कि माओ से तुंग एक शोषण मुक्त राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। माओ से तुंग ये ने भी तगड़ा काम किया था भाई। माओ से तुंग किस पार्टी से थे? साम्यवादी पार्टी के मुख्य नेता। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के पश्चात चीन को जापानी प्रभाव से पूरी तरह से मुक्ति मिल गई। तत्पश्चात माओ से तुंग के अधीन साम्यवादियों और चोंग कोई शेक के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों में सत्ता के गृह युद्ध शुरू हो गया। इस संघर्ष में साम्यवादियों की जीत हुई। अक्टूबर सन 1943 चीन में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से गणतंत्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई। साम्यवादियों की जीत हुई। अक्टूबर सन 1943 को चीन में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से गणतंत्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई। पीपुल्स रिपब्लिक की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1943 में। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1943 नाम के गणतंत्र सरकार की स्थापना की गई। नए गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति माओ से तुंग और प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई बने। इस सरकार ने अपने आरंभिक वर्षों में कुछ अहम भूमिकाएं सुधार संबंधी कानून लागू किए। औद्योगिक क्रांति के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम भी तैयार किया गया। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों पर दोबारा से है ना साम्यवादियों की जीत हुई। अक्टूबर सन 1943 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1943 को गणतंत्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई। गणतंत्रीय अच्छा, गणतंत्र लोकतंत्र अंतर क्या है? गणतंत्र लोकतंत्र है ना। अक्टूबर 1943 को किसकी? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। नए गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति माओ से तुंग और प्रथम प्रधानमंत्री चांग एन लाई बने। माओ से तुंग और चाउ एन लाई। इस सरकार ने अपने आरंभिक वर्षों में कुछ अहम भूमि सुधार संबंधी कानून लागू किए। औद्योगिक क्रांति के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम भी तैयार किया गया। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। निजीकरण को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। 1953 तक कार्यक्रम के अनुसार आचरण होता रहा। इसके उपरांत समाजवादी परिवर्तन कार्यक्रम बनाने की घोषणा की गई। 1953 के तहत निजीकरण को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। निजीकरण को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। निजीकरण को ये बढ़िया किया था भाई, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम भी तैयार किया गया। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। और ये सही है, विकसित होने के लिए सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। निजीकरण को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। 1953 तक कार्यक्रम के अनुसार आचरण होता रहा। इसके उपरांत समाजवादी परिवर्तन का कार्यक्रम बनाने की घोषणा की गई। 1953 तक ही हो गया था भाई खेल तो। फिर समाजवादी परिवर्तन का कार्यक्रम बनाने की घोषणा की गई। मौजूदा कार्यक्रम के तहत आंतरिक क्षेत्र में चीन जिस नए कार्यक्रम के तहत आंतरिक क्षेत्र में चीन जिस नए कार्यक्रम का पालन किया, दो बार आ गया है। आंतरिक क्षेत्र में चीन जिस नए कार्यक्रम के तहत आंतरिक क्षेत्र में चीन जिस नए कार्यक्रम का पालन किया वह लंबी छलांग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य आर्थिक सुधार करना था। माओ ने 1954 ईस्वी में तथा 1956 में क्रम से कृषि का सहकारिताकरण तथा सामूहिकरण आरंभ करने की दिशा में अहम कदम उठाया। चीनी वासियों को अपने अपने घरों के पिछवाड़े इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रेरित किया गया। अपने अपने घरों के पिछवाड़े किसकी भट्टियाँ? इस्पात की भट्टियाँ। गांवों में पीपुल्स कम्यून्स स्थापित किए गए। वे सामूहिक उत्पादन तथा सामूहिक अधिकार के तहत कार्य करते थे। ऐसे समुदायों में चीन के 98% कृषक आते थे। पीपुल्स कम्यून्स
पीपुल्स कम्यून्स। माओ से तुंग ऐसे समाजवादी व्यक्तियों का निर्माण करना चाहते थे जिन्हें पितृभूमि, जनता, है काम, विज्ञान, जन संपत्ति पांचों से बेहद प्यार हो। पितृभूमि, जनता, काम, विज्ञान तथा जन संपत्ति। उन्होंने महिलाओं के लिए ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन तथा विद्यार्थियों के लिए ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन का निर्माण किया। वे योग्यता से अधिक महत्व विचारधारा को देते थे। योग्यता से अधिक, ये बात भी सही है भाई। योग्यता से अधिक महत्व विचारधारा को देते थे, ठीक है ना। महिलाओं के लिए कौन सा संगठन का निर्माण किया था? ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन। और स्टूडेंटों के लिए ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन। अतः माओवादियों तथा उनके आलोचकों के मध्य संघर्ष प्राय होता रहता था। माओ से तुंग ने अपने आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 1965 में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का प्रारंभ किया। 1965 में सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति। सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति कब हुई? 1965 में। कहाँ हुई? चीन में। इसके अंतर्गत पुरानी आदतों, पुरानी संस्कृति तथा पुराने रिवाजों के प्रत्येक स्वरूप अभियान छेड़े गए। इन अभियानों में मुख्य रूप से सेना एवं छात्रों का प्रयोग किया गया। साम्यवादी विचारधारा पेशेवर योग्यता पर, साम्यवादी विचारधारा पेशेवर योग्यता पर भारी पड़ी। दोषारोपण ने नारेबाजी और तर्कसंगत वाद विवाद आच्छादित कर दिया। साम्यवादी विचारधारा पेशेवर योग्यता पर भारी पड़ी। जनमुक्ति सेना के युवा अंग लाल रक्षकों द्वारा क्रांति को करने या जारी रखने के नाम पर भयंकर अत्याचार किए गए। युवा अंग लाल रक्षकों। फिर माओ से तुंग की विचारधारा को न मानने वालों को नाना प्रकार की मुसीबतों और यातनाओं का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था एवं शिक्षा व्यवस्था में रुकावट आने लगी। साथ साथ पार्टी भी बेहद कमजोर हुई। हालांकि 1970 में चीन की परिस्थिति में तेजी से बदलने लगी। वहाँ की अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर अग्रसर होने लगी तथा चीन परमाणु शक्ति से संपन्न हो गया। राष्ट्रपति निक्सन के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान कर दी। राष्ट्रपति निक्सन के काल में साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान कर दी। कालांतर में वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता तथा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी बन गया। इस प्रकार यह कहना उचित ही होगा कि चीन को मुक्ति दिलाने तथा उसकी तत्कालीन कामयाबी की आधारशिला रखने में साम्यवादी दल के प्रमुख माओ से तुंग ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? माओ से तुंग ने मुक्ति दिलाने तथा इसकी तत्कालीन कामयाबी की आधारशिला रखने में साम्यवादी दल के प्रमुख नेता माओ से तुंग ने। ये क्वेश्चन थे भाई हैं, और देखना चाहे तो देख लेना दोबारा से। पीपुल्स रिपब्लिक की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। कोमुनतांग राष्ट्रवादी दल। प्रथम संसद 1843 में। निम्न सदन के सदस्य तनाव सोजन ने औद्योगिक प्रदूषण के विरोध में महिलाओं का आंदोलन किया। पहला आंदोलन किया। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।